आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 024858। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारे मैथ्स के पेपर के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, कह रहे द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC is extended to a point D if ACD is equal to 117 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल टू, ये यहाँ पर हम लोगों को बच्चों एंगल के लिए दे रखा है, एंगल ABC इक्वल टू 5/8 ऑफ एंगल BAC। सेम इसमें ये भी लिख रखा है। तो हमें ABC एंगल की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। हम लोग अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल बनाया ABC, इसके साइड BC को हमने एक पॉइंट D तक एक्सटेंड कर दिया और हम लोगों को एंगल ये वाला दे रखा है 117 डिग्री, 117 डिग्री। ABC इक्वल टू 5/8 ऑफ BAC। तो क्या एंगल ABC और एंगल BAC का रेशियो क्या 5/8 आएगा? तो इसको मैं 5x ले लूं और इसको 8x ले लूं। हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। बाह्य कोण अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का टोटल 117 डिग्री। तो 13x बराबर 117 डिग्री, तो x की वैल्यू 9 डिग्री और x की वैल्यू 9 डिग्री। हमें एंगल ABC बताना है तो हमें 5x की वैल्यू चाहिए। तो 5 × 9 क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 नंबर देखो, 52 नंबर ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहे हैं इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन सो दैट द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल कनेक्टेड टू पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस। A एंड B हम लोगों को दे रखे। इफ C पॉइंट हैज द कोऑर्डिनेट C, 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 21, देन C। अब देखो, अगर अपन यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये x और y एक्सिस बनाए, y एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट है A और B जिनको हमें दे रखा है 0, 2 और सेकंड पॉइंट हम लोगों को दे रखा है 0, -4 और यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं C, 0, ये थर्ड पॉइंट है। तो अब देखो ध्यान देना, यहां पर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस देखूं तो वो क्या 6 आ जाएगी। इस पर अगर अपन एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो ये हाइट C होगी। तो ट्रायंगल का एरिया क्या 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 6 × C बराबर ट्रायंगल के एरिया के। ट्रायंगल का एरिया में 21 दे रखे, 2 से गया 3 टाइम, तो C की वैल्यू 21/3 क्या जाएगा? 7। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? C का मान 7। अगर अब आप लोग ऐसे नहीं कर सकते तो हमें ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पता है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 2, B के 0, -4 और C के C के C, 0। तो अब देखो, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। अगर हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को लिखेंगे 0, 2, 0, -4, C, 0, जो सबसे पहले लिखा उसको फिर से लिख देंगे और फिर क्या करेंगे? ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा -4C, 0, माइनस कर देंगे इसमें से इस साइड का, अपोजिट साइड का क्रॉस मल्टीप्लाई 2C इक्वल होगा एरिया के। अब माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -6C/2 मैं माइनस हटा देता हूं, बराबर 21 के 2 से गया 3 टाइम, तो C की वैल्यू 21/3, 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 पर, ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 53 पर। 53 एरा हमारे सामने, एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ए सम अमाउंटेड टू ₹10,819 in 2 years and 11,979 in 3 years। द सम इज, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। 2 ईयर और 3 ईयर के अंदर जो हमारे पास अमाउंट है उसका रेशियो में दे रखा है 10890
और 11979। अगर अपन इनका रेशियो निकालें, सबसे पहले अगर अपन इसको 11 से काट दें, 11 से गया 9 बार 99, बच जाएगा 9, फिर चला जाएगा 9 टाइम 990। इसको 11 से काटे, एक बार गया, 0 बार गया, फिर चला गया 8 बार, फिर चला गया 9 टाइम्स। फिर अगर अपन इसको 11 से काटे, ये क्या 90 टाइम, इसको अगर काटे 99 बच जाएगा, फिर चला जाएगा 9 से काट दे तो 10:11। 10:11 इसका मतलब हमें पता हमारा प्रिंसिपल 10 से 11 हुआ। तो अब या तो कह सकते हो कि रेट क्या हुई, एक ब्याज मिला, एक इंटरेस्ट मिला 10 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो रेट क्या आ गई 10%। या आप सीधा कह सकते हो आपको पता है आपकी अमाउंट 10 से 11 हो रही है, हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल एक साल बाद फिर 11/10 होगा क्योंकि 10 से 11 हुआ, अगले साल फिर 11/10 होगा, और 2 साल बाद की अमाउंट हम लोगों को क्या दे रखी है 10890। यहां से हम P निकाल लें, क्या आएगा 10890 इंटू 10/11 इंटू 10/11। 11 से अगर इसको कट करें तो 990 बार गया, 11 से काटे 90 बार गया, 90 इंटू 10 9000। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 9000 रुपये। हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान देना, यहां पर आप रेट भी अगर 10% निकालते, टाइम 2 साल लेते, तो CI परसेंटेज क्या आता है 21%। 21% हमें पता है कि CI मिलता, तो हमारी अमाउंट क्या बन जाती 121%, और यहां से हम प्रिंसिपल 100% की वैल्यू निकालते, तब भी आंसर क्या आता 9000। चलिए ये CI का बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहे बाय सेलिंग 44 पेन ए शॉपकीपर गेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, फाइंड द गेन परसेंटेज। देखिए कह रहा है 44 कलम को बेचने पर एक दुकानदार को 12 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होते, तो लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। अब देखो क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर होगा क्या सेलिंग प्राइस के। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर किसके होता है सेलिंग प्राइस के। हमने कितने पेन बेचे 44, तो 44 आर्टिकल का कोई ना कोई सेलिंग प्राइस होगा। 44 पेन बेचे तो 44 पेन खरीदे भी होंगे, इनका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो जैसे ही कॉस्ट प्राइस में हम इसका प्रॉफिट ऐड करेंगे, ये क्या सेलिंग प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो क्या कहेंगे 56 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल आ जाएगा 44 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो 44:56, 4 से कैंसिल कर दे तो 11:14। हमने 11 में खरीदा और 14 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 3 का कितने पर 11 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 1/11 होता है 9 से ही 1/11%, तो 3/11 क्या होगा 27 से ही 3/11%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27.28%। क्लियर है भाई, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। बस इतना सही पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर किसके होगा सेलिंग प्राइस के। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। पदम ने 30 किलोग्राम चावल 17.50 रुपीज पर केजी के साथ 30 केजी चावल और मिलाए, दोनों का रेट आया 18 रुपये 60 पैसे पर केजी, बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो दूसरे चावल का रेट बताना है कि क्या होगा। फर्स्ट वाले चावल का रेट था 17.50, सेकंड वाले का रेट नहीं पता, और दोनों को मिलाकर जब हम मिक्सचर को 18 रुपये 60 पैसे पर केजी बेच रहे तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का। 20% को क्या फ्रैक्शन में 1/5 कहेंगे, तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा, प्रॉफिट 1 का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 6 की वैल्यू हम लोगों को पता है 18.60, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 3.10, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 15.50। इसका मतलब दूसरे वालों का रेट क्या आया
15 रुपये 50 पैसे। और देखो ध्यान देना, दोनों की क्वांटिटी सेम थी तो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास दूसरे वालों का रेट क्या गया, सॉरी ये हमारे पास रेट आया, दूसरे का नहीं आया, ये हमारे पास रेट किसका आया, मिक्सचर का 15.50। ये हमारे पास रेट किसका आया, मिक्सचर का। अब हमें पहले वाले की क्वांटिटी रेट पता है, दूसरे वाले का रेट निकालना है, तो क्या 17.50 प्लस x, इन दोनों का एवरेज 15.50 के बराबर क्या, तो यहां से सोल्व करें 17.50 प्लस x बराबर 31। तो x की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, 31 माइनस में 17.50 तो 13.50। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 56 नंबर पर। अभी अपने पेपर के 5 क्वेश्चन करें। ये भी हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, इससे जस्ट पहले वाला भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन वाला कंसेप्ट जो है वो भी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विनीत ने अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकाला और रोशन ने क्रय मूल्य पर निकाला। उनके लाभों का अंतर 275 रुपए। यदि दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है, विनीत को 25% का प्रॉफिट होता है, रोशन को 15%, तो हमें उनका सेलिंग प्राइस बताना है कि क्या होगा। देखो हमारे पास दो लोग हैं, विनीत और नेक्स्ट हमारे पास है रोशन। विनीत जो है वो अपना प्रॉफिट काउंट करता है सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर, और विनीत को प्रॉफिट होता है 25% का। 25% को क्या 1/4 कहते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस अगर 4 था तो उसको प्रॉफिट 1 का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3। विनीत का सेलिंग प्राइस अगर मेरे पास 4 था, प्रॉफिट 1 का हुआ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट 3। फिर अगर अपन बात करें रोशन की, रोशन को 15% का प्रॉफिट होता है, इसको क्या लिखेंगे 3/20। अब ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो रोशन का कॉस्ट प्राइस 20, प्रॉफिट 3 का, तो सेलिंग प्राइस क्या आया 23। क्वेश्चन ने कहा कि दोनों के सेलिंग प्राइस सेम थे। ये हमारे पास लिखा हुआ हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस वेयर एट द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम। दोनों के सेलिंग प्राइस क्या थे, सेम। तो अगर मैं इन दोनों को सेम बनाना चाहूं तो पहली वैल्यू को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 23 से, और दूसरी वैल्यू को 4 से। तो क्या आएगा 69, 23, 92। विनीत का रेट ही आ गया, कॉस्ट प्राइस 69, प्रॉफिट 23 का और सेलिंग प्राइस 92। रोशन के लिए बात करें तो 4 से मल्टीप्लाई करा तो कॉस्ट प्राइस 80, प्रॉफिट 12 का और सेलिंग प्राइस 92। दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस 23 और 12 का जो डिफरेंस आया वो हमारे पास कितना आया, हमारे पास यहां से डिफरेंस आ गया 11। हम कह रहे हैं डिफरेंस 11 है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 275 रुपीज। 11 की वैल्यू 275 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 25 रुपीज। तो हमें वैल्यू चाहिए इनके सेलिंग प्राइस की, तो 92 की वैल्यू निकाल लें। 1 की वैल्यू 25, तो 92 की वैल्यू 25 इंटू 92, तो क्या आ जाएगा 2300। तो उनका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 2300 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन, बस हमें क्या करना था, उनके सेलिंग प्राइस सेम बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 57 पर। From a point on the bridge across a river, the angle of the depression of the banks are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge at the height of 3 meter above the bank, find the width of the river. हमें कह रहा है हमारे पास एक नदी है, उसके ऊपर पुल है, पुल के 3 मीटर हाइट से किसी बिंदु से दोनों जो साइड्स है उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कितने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, उस नदी की चौड़ाई बतानी है कि क्या होगी। 30 डिग्री के सामने की साइड, छोटी साइड अगर 3, तो 60 डिग्री के सामने की साइड √3 गुना, तो ये क्या 3√3 आ जाएगी। 45 के सामने ये 3 मीटर, तो दूसरी साइड भी 3 मीटर, तो पूरी नदी की लेंथ क्या है 3√3 + 3, 3 कॉमन ले लें
तो क्या आएगा 3 इंटू √3 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी इज 35 ईयर। इफ 5 न्यू पर्सन विद एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर ज्वाइन द कंपनी, द एवरेज एज ऑफ द एंटायर कंपनी बिकम 34 ईयर। हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द कंपनी इनिशियली। हमें बताना है कंपनी में स्टार्टिंग में कितने लोग थे। अब देखो ध्यान देना, हमने मान लिया स्टार्टिंग में पर्सन थे एक्स, इनकी एवरेज एज थी 35 ईयर। फिर 5 नए मेंबर्स आए, इनकी एवरेज एज थी 32 ईयर, और पूरी कंपनी की अब एवरेज एज क्या हो गई 34 ईयर। क्या एलिगेशन लगा देंगे, 34 में से 32 घटाया 2, 35 में से 34 गया 1, 2:1, 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 10। तो कंपनी में इनिशियली कितने एम्प्लॉइज थे 10, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास एलिगेशन का क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं 59 पर। एक मिक्सचर में जस्ता, तांबा और टिन का रेशो में दे रखा है, दूसरे मिक्सचर में तांबा, टिन और शीशे का रेशो दे रखा है। यदि दोनों को हम लोग समान मात्रा में पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बनाए तो नई मिश्र धातु में पर केजी में शीशे का भार बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। सबसे पहला जो फर्स्ट अलॉय था उसमें हमें पता है हमारे पास क्या क्या है, जिंक, कॉपर, और नेक्स्ट हमारे पास है टिन। इनका रेशो है 2:1:3। ये फर्स्ट वाला मटेरियल है। सेकंड वाले के अंदर हम लोगों को दे रखा है, उसमें कॉपर है, टिन है और शीशा लेड है। इनका रेशो हम लोगों को दे रखा है 5:4:3। और हमें क्वेश्चन ने क्लियरली कहा कि हम क्या करते हैं, दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में इक्वल क्वांटिटी के अंदर अपन मिलाते हैं। तो इस रेशो का टोटल फर्स्ट वाले का देखो तो 6 है, सेकंड वाले रेशो का टोटल देखें तो 12 है। दोनों को सेम बनाने के लिए दोनों को 12 बनाए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4:2:6। पहले का टोटल भी 12 हो गया, दूसरे का टोटल भी 12 है। तो अब जो जो चीजें उनको आपस में मिला देते हैं। तो देखो मिलाएं तो क्या आएगा, जिंक, कॉपर, टिन और लेड, 4 धातुएं हमारे पास बनेंगी। जिंक हमारे पास 4 का 4 ही रहेगा, कॉपर यहां से 2 मिला और नेक्स्ट वाले से 5 मिला तो कॉपर हो गया 7। टिन हमें यहां से 6 मिला और वहां से 4 मिला तो 10 हो गया, और लेड हमें वहां से 3 मिला। तो तीनों का रेशो क्या 4:7:10:3 आ गया। ये चारों का कंबाइंड रेशो आ गया। हमें बताना है उसमें लेड शीशा कितना है, तो लेड कितना है 3, टोटल कितने में से 24 में से, तो 3/24 या 1/8। तो हमारे पास लेड कितना आ जाएगा 1/8 kg। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास आ जाएगा। बस दोनों का रेशो का टोटल हमें सेम बनाना था। चलिए अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 60 नंबर पर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अब देखो ध्यान देना, हमें पता है ये सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 3 + 1/5, इसको हम क्या 16/5 कह सकते हैं। तो 16 नीचे रह जाएगा और 5 का आ जाएगा ऊपर। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनी 4 + 5/16। तो ये क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे 4 + 5/16 को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 69/16। तो हम डिवाइड में यहां क्या लिख पाएंगे, यहां क्या लिख पाएंगे 69 और ऊपर क्या आ जाएगा 16। अब नेक्स्ट टर्म क्या बनी 1 + 16/69। अगर इसको सोल्व करें एलसीएम आ जाएगा 69, 69 + 16 तो क्या 85/69 आ जाएगा, 85/69। तो क्या लिखूंगा 8 - 5 अपॉन में 85 नीचे रह जाएगा और 69 ऊपर। 5 से क्या एक बार ये गया 17 बार, तो 8 - 69/17 बना। एलसीएम क्या आया
17। 17 को अगर अपन 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 2 7 56, 5 8 और 5 13, 136 में से 69 घटाए, 16 में से 9 गए, क्या बचा 5, 12 में से 6 गए, बचा 6, 65/17। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 65/17, ये हमारे पास आ जाएगा। 16 में से 9 गए, सॉरी 67/17, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये ऑप्शन डी था भाई, करेक्शन कर लेना। तो क्या आया 67/17। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 61 नंबर पर। एक 5 किलोमीटर की सड़क 100 दिन में बनाने के लिए हमने सबसे पहले 270 लोगों को काम पर लगाया। 80 दिन बाद पाया कि केवल 3 किलोमीटर सड़क बनी है, तो कितने और लोगों को काम पर लगाएं ताकि नियत समय पर काम पूरा हो जाए। देखिए हमें पता है हमें 5 किलोमीटर की सड़क बनानी है, टारगेट है 100 डेज का। सबसे पहले हमने 270 एम्प्लॉइज को लगाया और उन्होंने 80 डेज में सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क बनाई। अब हमें काम को समय पर पूरा करना है, तो दिन बचे 20, सड़क बनानी है 2, और कितने लोग चाहिए, मान लिया x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 270 प्लस x इंटू 3 इंटू 20 बराबर 270 इंटू 2 इंटू 80। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें तो 20 से चला गया 4 टाइम, 3 से गया 90 टाइम। अब हमें 270 प्लस एक्स बराबर पता है 90 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 बना, 90 इंटू 8 बना 720। तो x की वैल्यू 720 माइनस 270, तो क्या आ जाएगा 450। 720 माइनस 270 हमारे पास क्या आ जाएगा 450। इसका मतलब हमें कितने इंप्लॉइज और चाहिए होंगे 450, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। ए मैन रो ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 1 आवर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर के अंदर अगर वो 12 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, इसका मतलब उसकी स्टिल वाटर में स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, तो x की वैल्यू 12 आ गई। एंड इन 80 मिनट अगेंस्ट द करंट, वो सेम 12 किलोमीटर की डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो स्पीड x माइनस वाई। 12 किलोमीटर चला 80 मिनट में, इस मिनट को आवर्स में बदलना हो तो 60 का भाग देते। अब अगर अपन इसको सोल्व करें तो मेरे पास ये चला जाएगा 20 से 3 बार, ये चला गया 4 बार, 4 से गया 3 बार, तो x माइनस वाई क्या 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। x की वैल्यू 12 है, x माइनस वाई 9 है, तो क्या y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो शांजल में नाव की चाल 12 और धारा की चाल क्या गई 3। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन हिम टू रू 45 किलोमीटर विद द करंट एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। 45 किलोमीटर धारा के साथ जाना है और 45 किलोमीटर वापस आना है, हमें बताना है उसे टोटल कितना टाइम लगा। 45 किलोमीटर अगर हम जा रहे हैं धारा की दिशा में तो स्पीड क्या होगी, दोनों का टोटल 12 प्लस 3 15। फिर 45 किलोमीटर अगर अगेंस्ट द करंट जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी 12 माइनस 3 9। 45 अपॉन 15 3, 45 अपॉन 9 5, 5 प्लस 3 क्या है 8 आवर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगा 8 आवर्स में, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा हमारे सामने। x प्लस वाई प्लस जेड 19 दे रखा है, एक्स वाई जेड बराबर 216 दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 117 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। देखो आप सब लोग जानते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहां से सबसे पहले हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालते हैं।
ये 3xyz उधर जाते ही प्लस का, xyz की जगह आप चाहो तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो, xyz की वैल्यू 216 प्लस के अंदर xyz की जगह x प्लस वाई प्लस जेड की जगह रखा 19 इनटू के अंदर 19 का स्क्वायर 361 माइनस में इनका टोटल है 114, इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 342। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और चाहिए। तो दोनों साइड अगर मैं एक्स प्लस एक्स वाई जेड अगर ऐड कर दूं तो यहां तो मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, उधर वैल्यू इसकी 216 लिख दूं। 3 इंटू 216 अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या 648, 361 में से 342 गए तो क्या है 19, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करा 361। तो हमारे पास इस पूरे की वैल्यू क्या है, इन सबका एडिशन कर लें। 8 और 6 14 और 1 15, कैरी बची 1, 2 और 4 6 और 6 12, फिर कैरी बच गई 1, 2 1 3 और 6 9 और 3 12, तो क्या आ जाएगा 1225। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे पास 63 का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 64 नंबर पर। 64 ये रहा हमारे पास। A ball is dropped from a height 64 meter above the ground and every time it hit the ground and it rise to a height equal to the half of the previous. What is the height attained after the hit of the ground for the 16th time? हमें कह रहा है हमने गेंद को जमीन से 64 मीटर की हाइट से छोड़ा जाता है, इसके बाद प्रत्येक उछाल में गेंद इसके पिछली वाली ऊंचाई का आधा उछलती, तो 16वें उछाल में गेंद की हाइट बतानी है कि क्या होगी। देखिए जितनी हाइट से हम फेंक रहे हैं हर बार उसकी हाफ हाइट पर कूद रही, तो फर्स्ट राउंड के अंदर अगर जब ये बॉल फर्स्ट बार क्या करेगी, हिट करेगी ग्राउंड को, तो फर्स्ट टाइम इसके अंदर हाइट जो आएगी, जो ओरिजिनल हाइट थी उसकी हाफ हो जाएगी h/2। सेकेंड टाइम उसकी भी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब h/4। थर्ड टाइम उसकी भी हाफ हो जाएगी, इसका मतलब h/8। h/4 को अपन h/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, h/8 को क्या 2 का क्यूब, और h/2 को h/2 की पावर 1। तो देखो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं h के अपॉन में 2 की उतनी पावर आ रही है क्या, तो 16 टाइम अगर अपन बात करें तो क्या इसकी हाइट h अपॉन में 2 की पावर 16 आएगी। अब हमने इसको कितनी हाइट से फेंका था, 64 से, तो 64 अपॉन 2 की पावर 16, 64 बना 2 की पावर 6 अपॉन में 2 की पावर 16, तो 1 अपॉन 2 की पावर 10, तो ये बना 2 की पावर माइनस में 10। ये ओरिजिनलिटी में जो ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहे हैं इस तरह से नहीं है, ये 2 की पावर माइनस 12 है, ये 2 की पावर माइनस 11, ये 2 की पावर माइनस 10 और ये 2 की पावर माइनस 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये टाइपिंग की मिस्टेक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 65 नंबर पर। 9 numbers are written in ascending order. The middle number is the average of the 9 numbers. The average of the first 5 large number is 68. The average of first small number is 44. What is the sum of all 9 numbers? हमारे पास 9 numbers है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें पता है एवरेज क्या है, बीच वाली संख्या। 9 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया, मध्य की जो संख्या है वो 9 संख्याओं की औसत संख्या है। तो मिडल वैल्यू हमने x मान ली कि इन सब का एवरेज क्या था, x। अब देखो अगर मैं ऐसा मान लूं कि सारी संख्या x थी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन सब का एवरेज क्या था, x। तो सबको अगर आप x कंसीडर करो तो 5 बड़ी संख्याओं का औसत 68 है, तो एक नंबर अगर x तो 5x का टोटल, एवरेज अगर 68 है तो टोटल हमारे पास क्या होगा, 68 इंटू 5 340। फिर 5 छोटी संख्याओं का औसत 44 है, अगर उनको भी 5x लें तो एवरेज 44, तो टोटल 44 इंटू 5 220।
तो 5x प्लस 5x 10x की वैल्यू 560, तो x की वैल्यू क्या आई 56। x की वैल्यू 56 आई तो हमें 9 संख्याओं का योग बताना है। अब हर नंबर x है तो 9 संख्याओं का टोटल 9x होगा, तो 9 इंटू 56 कर देंगे, तो 9 इंटू 56 करेंगे क्या जाएगा 9 6 54, बच जाएगा 5, 9 5 45 और 5 504। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सब नंबर्स को x मानने से हमारी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स का अगर एवरेज x है तो सारे नंबर्स हम x ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर। अभी पेपर के हमने 15 क्वेश्चंस कर ली, अगला क्वेश्चन आता है 66 नंबर, वो रही हमारे सामने। 66 देखो क्या करे, संजय could save 20% of his income 2 years later. When his income was increased by 20%, he could still save only the same amount as before. By what percentage his expenditure has increased? हमें कह रहा है संजय अपनी इनकम का 20% बचाता है। हम सब लोग जानते हैं कि इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर हम उसकी इनकम 100 माने तो सिर्फ 20 बचा रहा था, इसका मतलब खर्च कितने कर रहा होगा 80, खर्च कितने कर रहा होगा 80। अब कह रहे उसकी इनकम 20% से बढ़ गई, तो इनकम 20% से बढ़ गई, इसका मतलब 20 रुपए बढ़ गई, तो इनकम कितनी होगी 120। लेकिन अब भी वो सिर्फ 20 रुपए ही बचा पा रहा है, इसका मतलब उसकी खर्चा कितना हो रहा है 100 रुपए। खर्चा कितना हो रहा है 100 रुपए, पहले खर्चा था 80 रुपए, अब खर्चा हो गया 100 रुपए, तो खर्चा कितने रुपए बढ़ा 20 रुपए। किससे 80 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 20/80 1/4 और 1/4 की वैल्यू 25%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर। ये हमारे लिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आप ये गलती मत कर देना कि 2 साल बाद की बात कर रहा है तो दोनों साल 20-20 बढ़ा दो। सिर्फ एक ही बार बढ़ाने को बोला, एक साल उसकी इनकम नहीं बढ़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पर। ax इक्वल टू by इक्वल टू cz, तो बी स्क्वायर बराबर ac दे रखा है, तो y हमें बताना है कि किसके बराबर है। अब ये क्वेश्चन ओरिजिनलिटी में टाइपिंग मिस्टेक है, आपके पास पेपर में एकदम सही लिखा आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास अगर मैं पेपर में से आपको देखकर बताऊं तो ये सब पावर में a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ये हमें दे रखा है, और बी स्क्वायर बराबर ac, तो हमें y का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, तो हम इन सबको बराबर है तो k मान लें। तो a की पावर x बराबर k, तो a बराबर k की पावर 1/x, b की पावर y बराबर k, तो b बराबर k की पावर 1/y, c की पावर z बराबर k, तो c बराबर k की पावर 1/z। ऐसा हम लोगों को दे रखा है। अब हमें बी स्क्वायर बराबर ac दे रखे, तो b का मान हमारे पास ये रहा k की पावर 1/y, इसका स्क्वायर करूंगा तो k की पावर 2/y, a की जगह रख सकते हैं k की पावर 1/x, c की जगह रख सकते हैं k की पावर 1/z, तो k की पावर 2/y बराबर k की पावर 1/x प्लस 1/z। तो यहां से दोनों के बेस सेम, तो पावर भी क्या होंगी सेम, तो 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z, तो 2/y बराबर यहां बना xz, ऊपर क्या आएगा z प्लस x, तो y की वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xz अपॉन z प्लस x, 2xz अपॉन x प्लस z या z प्लस x, ये कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था, तो जो क्वेश्चन में यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है वो मैंने आपको बता दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 68 पर।
हमें कह रहे हैं 2457 की पावर 54 के अंतिम अंक हमें बताना है कि क्या होगा। अंतिम अंक का मतलब हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट बताना है तो हमें क्या करना है, इसकी पावर में 4 का भाग देना है, रिमाइंडर क्या बचा 2। तो मुझे 7 की पावर 2 चेक करनी, 7 की पावर 2 49, तो यूनिट डिजिट क्या आया 9। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 69 नंबर पर। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन ए डेकागन। एक 10 भुजा में विकर्णों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स की अगर अपन बात करें, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन में 2। तो नंबर ऑफ साइड 10 है, तो 10 इंटू 7, 10 माइनस 3 बना 7 अपॉन 2, 2 से क्या 5 टाइम 5 इंटू 7 35। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास कितने आ गए 35। ये हमारे पास आंसर आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 70 पर। A solid cylinder of base radius is 3 cm and height is 5 cm is melted into n solid cone of the height 1 cm and radius 1 mm. Then what is the value of n? Radius 1 mm, इसको हम क्या 1/10 cm लिख लें। अब हमें क्या करना है, हमने क्या करा, बेलन थे उनको पिघलाकर हमने शंकु बनाए, तो उनकी संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो नंबर कैसे निकालें, हमारे पास हमेशा फॉर्मूला रहता है बड़ी आकृति का वॉल्यूम अपॉन में छोटी आकृति का वॉल्यूम। बड़ी आकृति बेलन है, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, उसकी रेडियस 3, एच है 5। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 1/10 तो 1/10 का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहां से n निकालें, पाई से पाई कट गया, 3 इंटू 3 9 इंटू 5, ये सब वैल्यू ऊपर आ जाएगी 3 इंटू 10 इंटू 10, अपॉन में सिर्फ क्या बचेगा 1। 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 135, और लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, तो कितने हम कोण बना लेंगे 13,500। तो आंसर क्या आ जाएगा सी। बस नंबर निकालने के लिए कोन का वॉल्यूम जो है उसको सिलेंडर के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन कोन का वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 71 पर। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें इसका मान बताना है। अब देखो अगर मैं अलग से यहां पर बात करूं, 3 में मैं कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूं, माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दूं, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 3 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 3 सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लिया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 3 इंटू 1 आंसर क्या आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन पर 72 पर। इफ x plus 2 divide x cube plus 6x square plus 11x plus 6k completely, then find the value of k। हमें k का मान बताना है। x plus 2 इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड करता है तो इसके इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू -2। फंक्शन में अगर x की जगह -2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0। फंक्शन है x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6k, x की जगह -2 रखा, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 24, -2 इंटू 11 -22 प्लस 6 के बराबर 0, -8 और -22 माइनस का 30 प्लस का 24, तो -6 प्लस 6 के बराबर 0, तो 6 के बराबर 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1।
ये हमारे पास है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 73 पर। देखो 73 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास डीआई का है। हमें कह रहा है द ग्राफ शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये हमें ग्राफ दे रखा है, इसमें ये जो है इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सपेंडिचर को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2002 टू 2003 इंक्रीज बाय। 2002 से 2003 में खर्चा कितने परसेंट बढ़ा, यहाँ 30 था, यहाँ 40 हो गया। 10 इंक्रीज हुआ किससे, 30 से। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 1/3 की वैल्यू 33 से 1/3%। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 74 पर। सेम डीआई का क्वेश्चन, द इनकम इन 2002 वाज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। 2002 में इनकम ये है, 2002 में इनकम कितनी थी, 40। अब खर्चा देखो कब 40 था, 2003 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2003। ये हमारा आंसर है डीआई का, बड़ा इजी सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 75 पर, पेपर का लास्ट क्वेश्चन। कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा। देखो यहाँ प्रॉफिट 10 का, यहाँ 20 का, दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूं। यहाँ 10 का, यहाँ 20 का, और यहाँ डिफरेंस 25 का। मैक्सिमम वैल्यू 25 कौन से साल में, 2004 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आज के पेपर के हमने पूरे 25 जो क्वेश्चन थे मैथ्स के, उन सब क्वेश्चंस का एनालाइज करा। चलिए तो बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इसको देखना, और आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते, आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।